नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन अनफिल्टर्ड बाय प्रणव या एपिसोडमध्ये. तर मी तुमचा होस्ट आणि दोस्त प्रणव घेवडे. तर आज आपल्यासोबत आहे वैभव दीक्षित सर आणि त्यांचे फादर अशोक दीक्षित सर. तर आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये हेअर लॉस आणि काही हेअर प्रॉब्लेम्स असतात, ते आपल्याला नकळत कळत नाही की कशामुळे होतात. आपण काहीतरी घरगुती नुसके करतो, काहीतरी करतो आणि त्याचा काही इफेक्ट होत नाही. तर आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की हेअर लॉसचे नक्की फायदे काय, ते कसं प्रिव्हेंट करायचं. हेलो सर. हेलो. यस. सो सर हम पे सो सर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेने वाले हैं आपका पर्सनल स्टोरी एंड जो आपका आईग्राफ्ट है, ठीक है. आईग्राफ्ट का फाउंडेशन कैसा हुआ, ठीक है. उसके ऊपर हम करने वाले हैं. ओके. कैन यू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद हेयर लॉस एंड हाउ इट इम्पैक्टेड यू. ओके. सो प्रणव, इट वाज लेट 2010 और 12 जब मुझे पहली बार हेयर फॉल के बारे में पता चला कि मुझे हो रहा है. हाँ. ठीक है. और जस्ट बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी हुई थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जॉब्स और इन सब चीज़ों में था, तो वहाँ पे क्या था कि मुझे क्लाइंट से काफ़ी मिलना पड़ता था. तो हेयर फॉल इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका एकदम से लुक ख़राब होने लगेगा तो मिलने वाला डिफ़िकल्टी फील होती है. सो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कुछ निकालना पड़ेगा. तो जब मैंने रिसर्च किया कि एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है, क्या चीज़ है, तो ऑफकोर्स पहली बार तो यही चीज़ होती है कि पहले जाओ फ्रेंड से पूछो, जी. अरे ये शैम्पू ट्राई कर ले, अरे ये कर ले, ये कंडीशनर लगा ले, अरे तू सीरम लगाता है क्या, जेल लगाता है क्या, वैक्स के कारण हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों को सब जब पता करते रहे, देखते रहे कि ये सब रीजंस, कई सारे लाइफस्टाइल इश्यूज भी होते हैं, बट जो मेन रूट कॉज प्रॉब्लम था वो किसी को पता ही नहीं था. तो मैं कई बार किसी डॉक्टर्स के पास भी गया ये सब चीज़ें करने के लिए, पता करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या उसका सोल्यूशन है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सोल्यूशन मिला नहीं. एक बार एक डॉक्टर की तरफ से जब मुझे ये पता चला कि ये जेनेटिकली होता है, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा गूगल पे रिसर्च किया और ये पता करना चाहा कि एग्जैक्टली रिसर्च पे कि ये क्या मेन रूट कॉज क्या हो रहे होते हैं. जब 2-3 डॉक्टर ने ये चीज़ कंफर्म करी कि हाँ ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस, एलोपेशिया, तो उसमें मुझे पता चला कि ये जेनेटिकली ट्रिगर्ड होती है. मैंने सबसे पहले अपने फादर से पता किया कि आपको ये कब से हो रहा है. तो आई गेस ही इज़ ऑलरेडी 70+. तो उनसे मैंने पूछा तो आपके केस में क्या था, मतलब इनको भी क्राउन पे काफ़ी हेयर लॉस और उनका फोरहेड थोड़ा सा बड़ा हो गया था. तो मैंने पूछा कि आपको कब से हो रहा है, तो बाबा थोड़ी जर्नी अपने बारे में बताइए, आपको कब से एक्सपीरियंस हुआ ये. हेलो गाइस. एक्चुअली मैं 42 ईयर से मेरे हेयर फॉल शुरू हो गए थे और मेरे फादर को भी वो तो टोटली वॉश आउट हो गए थे बाद में धीरे. और मेरे ग्रैंड फादर को आई हैव नॉट सीन, मगर उन्होंने बताया वो भी उनका भी हेयर फॉल सब हुई. तो ये हमारे पारिवारिक जेनेटिक इफेक्ट था. फिर मैं बहुत साल मैं वही क्रीम लगा लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, इस टाइप से फिर मैंने इनसे कहा कि भाई कुछ करो, ये तो मेरे बाल बिल्कुल मैं. तो फिर इन्होंने अपनी बात जो जर्नी स्टार्ट करी, उसमें कहा नहीं, हम आपके ऊपर ही लेकर स्टडी करेंगे कि क्यों बाल गिर रहे हैं और कहाँ से जा रहा है. उस पर इन्होंने स्टडी करी, उस पर रिसर्च करी, इन्होंने सोल्यूशन निकालना शुरू किया कि हाउ टू डोपिंग द हेयर्स. उस पर इन्होंने काम किया. आई बड़ा सक्सेसफुल काम किया. लास्ट 10-12 ईयर्स का जर्नी है इनका एटलीस्ट कम से कम, जिसमें सक्सेसफुल इन्हें डन द जॉब और अप्रिसिएशन वर्क भी मिला इनको, सर्टिफिकेशन भी मिला फ्रॉम द पब्लिक एंड द एसोसिएट्स. और इट्स माय ओपिनियन अबाउट द आईग्राफ्ट. सो ये हेयर लॉस के प्रॉब्लम जेनेटिकली होती है. जेनेटिक एक मेन कंडीशन हो सकता है, जैसे आपको बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा ना कि जैसे हाँ. आपको बीपी शुगर की प्रॉब्लम आपके घर में किसी को भी है, तो ये पॉसिबल चांसेस है कि आपको भी आ जाएगा. तो दैट इज व्हाई दिस इज कमिंग टू एज एन हेरिडेटरी थिंग एंड वी कीप ऑन पासिंग टू अवर जीन्स फर्दर. इस तरीके से ये आगे कंट्रोल होता रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनेटिक कारण से ही आपको होगा. अब अगर आप मुझे देखोगे तो मुझे आप देख के आपको ये लग रहा होगा कि अरे तुम्हें तो कुछ इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम है नहीं. रीजन वाई, अगर मैं उसको मैनेज ना करता उस टाइम पे सही समय पे, तो मैं उसको होने देता, तो मेरा भी पहले क्राउन हेयर लॉस और मेरी भी हेयर लाइन पीछे चली जाती. बट मैंने उसको प्रिवेंट कर लिया बिकॉज आई वॉज मच क्यूरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो इस तरीके से उसको रोका जा सकता है. तो ये जेनेटिक मेन रीजन होता है, लेकिन जो आगे के रीजन होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और ये सब टाइप की चीजें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको सही समय पे उसका कॉल पता चल जाना चाहिए और सही समय पे उसको आप स्टॉप कर लीजिए. सो सर, आपने ये तो बता दिया कि आपको जेनेटिकली प्रॉब्लम था. जी. तो जो हेयर लाइन प्रिजर्व करने के लिए आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए और उनको टैकल कैसे किया. अच्छा.
तो सबसे पहला तो जैसे मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा था, वो हेयर फॉल सिर्फ हेयर लाइन से नहीं हो रहा है, पूरे सर के स्कैल्प से, बाल से हेयर फॉल हो रहा होता है। अभी क्या होता है, जब हमको हेयर फॉल होता है तो हमारा स्कैल्प में सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द स्कैल्प होता है, जैसे फ्रंट, मिडिल पार्ट और क्राउन पार्ट, इसको बोलते हैं क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्कैल्प, सिर्फ इधर से ही अपने को हेयर लॉस होता है। बट यहाँ और साइड और बैक साइड से और बॉडी के बाल, जैसे कि आईब्रोज हो गए, बियर्ड हो गए और बॉडी के बाल होते हैं, यहाँ से आपको हेयर फॉल नहीं होता है। तो जब मुझे ये शुरू हुआ तो मैंने जब इसको प्रॉपर स्टडी किया तो मुझे भी ये पता चला कि सिर्फ इसी पार्ट से स्कैल्प से हो रहा है। और अगर आप देखो, अगर आपने किसी को भी बॉल्ड पूरा देखा होगा तो पूरा यहीं से यहीं तक बाल जाते हैं, लेकिन ये सारे बाल रह जाते हैं। तो मुझे ये तो समझ में आया कि क्रेनियल पार्ट का हेयर लॉस अगर हो रहा है तो इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो चीज़ होती है वो बोला जाता है। तो जब थोड़ा सा रिसर्च और किया, कुछ डॉक्टरों के साथ मैंने ये सब लेने के लिए गया कि इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, पता करता हूँ और क्या सोल्यूशन उसमें है। तो जब ये चीज़ पता करी तो ये रीज़न जो था वो यही चीज़ था कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नाम का प्रॉब्लम है, जो कि एक मेडिकल कंसर्न होता है जिसके कारण से ये आपको हो रहा होता है। तो ये तो क्लियर हो गया था कि ये चीज़ है। अब आती है सोल्यूशन की बारी कि कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए। प्रिजर्व करने में एक बार एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे फिनेस्ट्राइड नाम का, फिनिपेशिया या फिनेस्ट्राइड नाम का एक फिनटॉप करके ट्रीटमेंट आता है, मेडिसिन होती है रादर, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट करी। एक और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक मल्टीविटामिन सजेस्ट कर दी। एक और डॉक्टर के पास टाइम पे मैं सजेस्ट करके गया तो उन्होंने कुछ और ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया। इन नटशेल में सब जगह पे गया और सब जगह कुछ अलग अलग चीज़ें बताई जा रही थी। तो एज ए जनता मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो, मैं मेडिकल तो हूँ नहीं कि मैं एग्जैक्ट समझ पाऊँ कि यार यही चीज़ है। अगर आईफोन लेना होता तो बस समझ लेता कि अच्छा चलो 256 GB लेना है कि 512 लेना है, बट यहाँ तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें ये चीज़ हो गई, जब तक कोई रिसर्च नहीं करेंगे तब तक इसको समझ में नहीं आना था। तो फिर जब करते गए तो ये पता चला कि इसका सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि अगर हम राइट वे में उसको कॉल किया जाए या टेक केयर किया जाए, जैसे इनिशियल प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स आते हैं, अगर वो चीज़ करी जाए, जैसे मेडिकेशंस कुछ होते हैं जो ये चीज़ करी जाए तो हो जाता है। अब जैसे उन्होंने मेडिकेशन बताया था तो सिर्फ एक मेडिकेशन का एक पार्ट बता दिया था कि आप फिनेस्ट्राइड ले लो, जो कि लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं। एक ने बोल दिया मिनॉक्सिडिल ले लो, तो मिनॉक्सिडिल तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मिनॉक्सिडिल से काम नहीं बनता, उसके साथ मुझे सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे मुझे बॉडी में राइट वे में, क्योंकि ये तो सॉइल में सारा मिट्टी का खेल है। तो जो प्लांट लगाया है वो तो ही है, लेकिन सॉइल भी तो उसका काम कर रही है, जो कि ब्लड भी सही होना चाहिए। तो राइट एनवायरनमेंट ऑफ मेडिकेशन भी उसकी लगती थी। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन जब मुझे पता चला तब मैंने उसका सही तरीके से ऑब्जर्वेशन किया, सोल्यूशन निकाला और ये चीज़ करी। बट बेस्ट पार्ट ये है कि जब मुझे समझ में आ गया कि ये जो मेरी समस्या है वो मेरी नहीं है, वो मेरी फैमिली में तो थी, बट इस तरीके के लाखों लोगों को ये सेम प्रॉब्लम है। और सबको एजुकेशन की कमी ना होने के कारण सबसे पहले वो जो दोस्त बोलता है वो करते हैं, फिर वही दोस्त उसे चढ़ाने लगता है कि ए टकले गंजे, फिर उसे सेम इम्यूलेशन होता है वर्क ऑफिस में भी। तो ये सेम चीज़ों का प्रॉब्लम जब सब जगह पे सब देख रहा था तो मैंने कहा इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में सोल्यूशन की तरीके से लेके आ सकते हैं। एंड दैट इज व्हेन वी हैव इवॉल्व्ड iGraph बैक इन 2014. That is a time when we have incorporated and started forming our own companies and of course our own treatment line with our doctors. So we have approximately a team of something around 16 doctors which have started working with us and started experimenting on it that क्या result best treatment किस तरीके से मिल सकता है। तो जो भी वेस्ट में, मतलब यूएस में बेस्ट ऑप्शंस थे वो हम लोग इंडिया में उस तरीके से बेस्ट करके यहाँ पे लेके आ पाए। एंड बाद में फिर हम लोग उनको प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन के और सब चीज़ें करके एक पूरे ब्रांड की तरीके से उसे स्टेब्लिश किया। जब आपने iGraph का विजन रखा अपने सामने, तो आपको उस स्टार्ट करने के लिए क्या स्ट्रगल का फेस करना पड़ा था? तो स्ट्रगल वाजंट अ बिग डील बिकॉज मैं ऑलरेडी आईटी में काम कर रहा था, तो मुझे ऑलरेडी ऑनलाइन सब इन्फॉर्मेशन रहती थी। ये स्ट्रगल ऐसा इस सब चीज़ों की ज़्यादा थी कि सिंस आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल साइड, उसको अपने किन डॉक्टरों के साथ मिलके किस जो राइट ट्रीटमेंट बने, वो ट्रीटमेंट सबके लिए इफेक्टिव हो, वो चीज़ बनाने में सबसे डिफिकल्टी गई। तो इनिशियल 1-2 years वाज अ स्ट्रगल, जहाँ पे हमें ये पता करना था कि बेस्ट ट्रीटमेंट जो कि स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है वो क्या हो सकता है। तो उसी में थोड़ी सी स्ट्रगल शुरू में रही थी, बट देन ऑफ लेट इट वाजंट अ बिग डील और बिग स्ट्रगल नहीं थी। जैसे जैसे जब ये वाइडली, जब ये पब्लिक के सामने आया तो लोगों ने उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट किया और सारे रिजल्ट और ये सब चीज़ें उसमें आने लगे। तो इन नटशेल जब रिजल्ट आएगा तो उसका मतलब है वो ट्रीटमेंट राइट तरीके से वर्क कर रहा है, वो प्रोसेस राइट तरीके से वर्क कर रहा है, वो हम लोगों ने आगे स्प्रेड आउट करा। तो वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं गई, ये कहने का मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं गई शुरू में। आपका आईटी प्रोफेशन था जी, तो उसमें कुछ स्ट्रगल्स आए कि फैमिली बोल रही है कि तुम आईटी बैकग्राउंड से हो तो ये क्यों शुरू करना वो है? तो आप समझ सकते हो बिल्कुल समझ सकते हैं कि कुछ अलग करने जाओ तो ऑफ कोर्स ये बात है, फैमिली को रहता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो।
बट कहने का क्या मतलब है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, और बैक देयर अगर ये डिस्कवर हो गई है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको अगर आप गूगल सर्च में जाके या गूगल ट्रेंड्स में जाके सर्च करते हो तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हर मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 में से 3 या 4 कीवर्ड इसी बेसिस पे आ रहे हैं कि हेयर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे जाए, गंजापन कैसे सोल्यूशन निकालें। मतलब सब लोग यही सर्च कर रहे हैं, इतना ज्यादा ये डिमांड वाली चीज थी, और सोल्यूशन कुछ था ही नहीं। हर डॉक्टर, हर कंपनी, हर क्लिनिक अलग ही चीज बेच रहे हैं। और ऑफकोर्स ये बात है, मर्चेंडाइज को तो आपको पता ही है, शैम्पू भी आ रहे हैं, ये वाले शैम्पू, हेयर कंट्रोल शैम्पू, हेयर ग्रोथ शैम्पू, जबकि ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं वो, लेकिन वो क्लेम इस तरीके की चीजें करते हैं। मिसलीड बहुत ज्यादा इंडिया में प्रॉब्लम रहती है कि मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग राइट वे में नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताऊं, अगर मैंने उसी टाइम पे सोल्यूशन अपना ना निकाला होता तो आप मुझे ऐसे ना देखते, मुझे यहाँ तक निकल के हाँ वहां रुक जाता, लेकिन पीछे जाके तब हम बात कर रहे होते। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, वो सोल्यूशन उस टाइम पे नहीं निकालते और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, सब कुछ प्रोडक्ट्स, तेल, वासी तेल और ये तेल सब यूज कर करके वहां तक पहुंच जाते हैं। जब बिल्कुल खाली हो जाता है तब वो हमारे पास आते हैं। यही सब कुछ हो रहा है क्योंकि सॉल्यूशन माने तो ये होता है कि अनियन लगा ले, जी, अंडा लगा ले, यस, उसका कुछ तो फायदा होता नहीं, दही लगा तो ले। यही एजुकेशन की कमी है जी, पब्लिक में। आई गेस ये पॉडकास्ट या ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये काफी एजुकेट करेगा लोगों को, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली क्या उन्हें करना चाहिए, शुरू में क्या चीज करी जा सकती है। तो जो भी हमें बेस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है उसमें ट्राई करेंगे कि लोगों को एजुकेट करके कि इनिशियल बेसिस पे क्या किया जा सकता है, और अगर आप इनिशियल से आगे जर्नी पे जा चुके हैं तो क्या किया जा सकता है। तो इन 12 सालों में आपने iGraft के 4 ब्रांचेस खोले, जी, तो आपने ये कैसा किया, मतलब अक्रॉस इंडिया में आपने iGraft का ब्रांचेस डाला है, तो इसमें विजन क्या था, आपने क्या आइडियाज अपनाए? जी, ओके। तो सबसे पहले तो रीजन सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मास जनता को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है। तो स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन जो सब जगह पे एक्सेप्टेबली वाइडली एक्सेप्टेबल हो जाए और रिजल्ट आ जाए, इस चीज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये चीज हमें करनी थी। अगेन विजन भी यही चीज आप बोल सकते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये केटर करना चाहते थे कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट लाइन है वो सब जगह सब लोगों को ये वर्क कर सकता है। तो इसीलिए हम जो भी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट लाइन अपने पास लेके आते हैं, वो ये चीज लेके आते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो। स्टैंडर्डाइज का मतलब अगर आप पे इस्तेमाल करा जाए उसमें भी रिजल्ट आए, मुझ पे इस्तेमाल किया जाए मुझ पे भी रिजल्ट आए। हाँ, उनकी क्वांटिटी और तरीका कुछ अलग अलग हो सकता है, ट्रीटमेंट लाइन के प्रोसेसेस अलग अलग हो सकते हैं, जो कि हर कस्टमर या जो कस्टम आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से कस्टमाइज होकर बनाया जा सकता है। तो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट लाइन है, लेकिन उसके सेशंस या वेरिएशन वो अलग अलग कस्टम बेसिस पे आते हैं। जैसे कि आपको कम हेयर फॉल है तो आपको कुछ कम प्रोडक्ट्स में या कुछ कम प्रोडक्ट्स में या कुछ कम सेशन ऑफ ट्रीटमेंट से काम बन जाएगा। मुझे ज्यादा हेयर फॉल हो या मेरा ज्यादा एरिया गंजापन आ गया है तो मुझे ज्यादा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट के साथ जाना पड़ेगा। मतलब ट्रीटमेंट तो स्टैंडर्डाइज है, लेकिन उसके जो सेशंस हैं वो वेरिएशन हो सकता है। तो हमारा विजन यही था, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट लाना, जिससे ये चीज बने। धीरे धीरे हम लोगों ने सबसे पहले इसको पुणे से शुरुआत करी थी। तो पुणे में हमारा पिंपरी चिंचवड़ में हमारा फर्स्ट क्लिनिक यहाँ पे था, अभी भी वहीं पे ही है। एंड उसके बाद हमने एक्सपैंड किया इसको बैंगलोर में, फिर हैदराबाद में, फिर विजयवाड़ा में। इस तरीके से हमने 4 डिफरेंट लोकेशंस में कंपनी ओन सेटअप से स्टार्ट करें। हम फ्रेंचाइज नहीं देते, हम ये चीज नहीं देते जस्ट बिकॉज अभी हम क्वालिटी कंट्रोल ये सब चीजें में शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके कारण से हमने अपने बेसिस जो भी बनाए थे जिसमें हम प्रॉपर क्वालिटी को कंट्रोल कर पाए वो किया हुआ था। अब हमारा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो चुका है तो हम ऑफकोर्स इसको फिर आगे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो iGraft के कौन से कोर ट्रीटमेंट्स हैं जो हेयर लॉस और जो गंजापन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको समझने के लिए प्रणव हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। सपोज मेरे आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई हेयर फॉल। ठीक है, अगर हमने हेयर फॉल को होने दिया तो बाल हो जाएंगे पतले और उनके बीच में गैप्स आ जाएंगे। ठीक है, इन गैप्स को बोलते हैं हेयर थिनिंग, या इस कंडीशन को बोलते हैं हेयर थिनिंग। और अगर हमने उसको भी होने दिया तो ये थिनिंग भी पूरी चली जाएगी और कुछ नहीं बचेगा, तो उसको बोलेंगे बॉल्डनेस या गंजापन। ठीक है, अब आप किस कंडीशन पे हमारे पास आते हो उस कंडीशन के लिए हमारे पास सोल्यूशन होता है। जैसे अगर आप हेयर फॉल पे आते हो तो इनिशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि प्रिवेंटिव लाइन में जैसे हमारे आप ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो, विच इज राइट फ्रॉम बायोटिन सप्लीमेंट, बायोटिन जिंक, दीज काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड फॉर्मूला ट्रॉपिकल, then we have our own serum, then we have our own shampoo and conditioner, then we have dandruff shampoo and conditioner, and of course hair oil. So ये different types of products आपके combination के साथ लगते हैं जिसमें आपको initial hair fall को ही रोक सकते हैं।
पूरी तरीके से रुक जाएगा, क्या परमानेंटली रुक जाएगा, इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं दैट वी कैन ऑफ कोर्स गिव इट टू ऑन अ बेसिस ऑफ पर्सन टू पर्सन। क्या ये परमानेंट हो जाता है? हाँ, ऑफ कोर्स परमानेंट सोल्यूशन भी उसके पास कुछ रहते हैं। कुछ ट्रीटमेंट लाइन जैसे बहुत एडवांस हेयर फॉल आपको हो रहा है, अभी आपके पूरे बाल नहीं गए, आप बस बीच की कंडीशन में खड़े हो, तो वहां पे आपको पीआरपी और जीएफसी, हेयर थिनिंग में जीएफसी क्लास 2 ट्रीटमेंट, बायोसेल ट्रीटमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको लगते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा गंजापन आ गए तब हमारे पास उसके लिए आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है, जो कि हमारे डॉक्टर्स के थ्रू किया जाता है, इंश्योरिंग की जो आपका जो रिजल्ट है वो पूरा कंप्लीट और नेचुरल बेसिस पे आ जाए। तो ट्रांसप्लांट भी फर्दर रहता है। जिनको ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तो वहां पे स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, पैचेस, सिस्टम्स, विग्स, ये सब अलग अलग चीजें वो सब हमारे पास रहती हैं। मतलब कहने के लिए आपके कोई भी कंडीशन या प्रॉब्लम अगर आपके पास है हेयर रिलेटेड, आईग्राफ्ट एज ए सोल्यूशन फॉर इट। तो आईग्राफ्ट को ऐसा कौन सा कोर है आपका जी, कि यह बाकी हेयर क्लिनिक से अलग बनाता है? ओके सबसे पहले तो ये 12 साल का तजुर्बा होता है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जिसको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की पैसे ज्यादा लगते हैं। आप जॉब करने जाओगे, अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस है हो तो आपको ऑफ कोर्स सी बात है ज्यादा पे ग्रेड मिलेगा। तो एक्सपीरियंस इज वन थिंग व्हिच यू कैन ऑफ कोर्स कैन नॉट डिनाई इट। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आईग्राफ्ट एक एक्सक्लूसिवली ऐसा चीज है जहां पे अंडर वन अम्ब्रेला आपको सब कुछ मिल जाता है, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू द हाई एंड ट्रीटमेंट, सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स लाइक ट्रांसप्लांट एंड ऑफ कोर्स हेयर सिस्टम एंड विग्स। मतलब आपके पास सब कुछ एक ही अम्ब्रेला में मिलता है आपको। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे पास सारी चीजें एक्सक्लूसिवली कहीं पे भी कुछ करी जा रही हैं, डन बाय द डॉक्टर्स होती हैं, ensuring that आपका जो क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट या जो भी चीज आपको फाइनल एंड आउटपुट या रिजल्ट मिले, दैट इज अप टू द मार्क। फोर्थ, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे वो ट्रीटमेंट हो, हम लोगों ने उसको स्टैंडर्डाइज किया है काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, दैट दिस ट्रीटमेंट इज वर्क वेल फॉर यू। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रीटमेंट होता है पीआरपी। जब मुझे इनिशियल हेयर फॉल था तो मैं जब पीआरपी के लिए किसी डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने मेरा 10 ml का ब्लड निकाल के पीआरपी कर दिया। ठीक है, एंड मुझे 10 ml का ब्लड निकाल के, तो मुझे लगा चलो भाई ये ट्रीटमेंट होता होगा, तो आई टुक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ सेशन। बट वो ट्रीटमेंट से मुझे रिजल्ट ये हुआ कि कुछ दिन के हेयर फॉल रुक गया, बट कुछ महीने बाद वो फिर से शुरू हो गया। तो ऑफ कोर्स बात है, आपका ट्रस्ट थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आप दूसरे के पास गए, उन्होंने क्या किया 20 ml से कर दिया। मतलब देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसेस कि यही करना है, यू नो। सेम ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से भी हो रहा था, तो स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं था, प्लस सेम ट्रीटमेंट का भी अलग अलग प्रोटोकॉल और ये सब चीजें थी, विच वी फाइनली रिसर्च की यार ये चीज नहीं होती है। ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द लेजर सेशंस जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन के साथ हमने जब उसको किया तो बेस्ट रिजल्ट भी आया और काफी टाइम तक उसका रिजल्ट आउटकम रहता है। तो पीआर मतलब हमने चीजों को स्टैंडर्डाइज करके, इतने एक्सपीरियंस को यूज करके अपने को स्टैंडर्डाइज और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट लाइन की तरफ से हमने बनाया है। तो आई गेस ये हमारे मेजर कोर रहेंगे जिसको बेसिस पे आप ये कर सकते हो। फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे अगर आज आप बोलो कि आपको हेयर फॉल की प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो आप अमेजोन पे जाओगे या फिर ऑनलाइन जाओगे और जाके बाय कर लोगे। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट आप पे वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे उसका क्या आंसर है? यू डू ए हिट एंड ट्रायल। ये हिट्स ओके, आप 10 लोगों को और बताओगे, 10 लोग वही चीज करने जाएंगे, लेकिन वो उन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अलग थी, उनकी प्रॉब्लम अलग है, अलग लेवल की है, और उनको तो बस लग रहा है हेयर फॉल ही हो रहा है। ये जो अनएजुकेशन है, उसके लिए हम लोगों ने इतने सारे अपने क्लाइंट्स को इतने सारे सालों में कंसल्ट किया हुआ है, और उनको जब हम कंसल्ट करते हैं तो प्रॉपर कंसल्टेशन को एजुकेशन हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी फोकस होता है। अनलाइक यू गोइंग टू अ डॉक्टर क्लिनिक, वहां पे बोलो कि टेल मी उसका सोल्यूशन क्या है, तो बोलेगा RX, ये दवाई ले लो, ये ट्रीटमेंट कर लो, ये सर्जरी कर लो। नो, वी फर्स्ट लेट आवर कस्टमर और पेशेंट क्लाइंट एजुकेट कि तुम्हें क्यों हो रहा है। ये हमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, बिकॉज जब उसे ये चीज पता चलेगी तो जो ट्रीटमेंट वो कर रहा है या प्रोसेस वो जो कर रहा है उससे वो रिलेट कर पाएगा, अच्छा ये इस तरीके से होता है। ऑफ लेट ये फर्दर फ्यूचर में ना हो जाए उसके लिए वो क्या करे। मेरा एक ही बात मानना है, अगर मैं एक बार एक आदमी को आपको समझा दूंगा, हो सकता है 10 लोगों से जिंदगी में मिलो जिनको हेयर फॉल हो रहा हो, सबको सही ज्ञान तो दोगे। तो ये ज्ञान देना आपको बहुत जरूरी था, जिसके कारण से हम इसको सही तरीके से रोक सकते थे। आई थिंक दीज आर समथिंग विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अदर्स। कैन यू शेयर सम सक्सेस स्टोरीज की कोई क्लाइंट आया हो जी, उसका बहुत ही हार्ड था जी, ऑपरेशन करना या कुछ, और वो सक्सेस हो चुका हो, और उनका टेस्टिमोनियल क्या था, जी, तो आप शेयर कर सकते हो? श्योर। सो मैं एक आपको फीडबैक देता हूँ, एक बता दो फीडबैक, 2 टेस्टिमोनियल्स की बेसिस बताता हूँ। एक मेरे पास एक क्लाइंट आए थे,
काफी टाइम पहले हो गया, अराउंड 7 years back it was a case that the guy was 27 years old and he's completely bald in 27 years. So you can consider कि 27 साल में उसका confidence level being to a corporate or going to start their career and their life together, लड़की मिलना से लेकर शादी होना 10 सिचुएशन होती हैं, तो वो टाइम पे उसका क्या कॉन्फिडेंस रहता होगा. तो ही केम अलॉन्ग विद हिज मदर एंड हिज मदर स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी कि सर कुछ तो इसका सोल्यूशन करो, बिकॉज ये काफी डिप्रेस रहता है, समटाइम ये बाहर नहीं जा पा रहा, तो ना जाने के कारण वो अलग डिप्रेशन के कारण जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके साथ हो रही थी. आई डू नॉट वांट टू एग्जैक्टली हिंट ऑन दैट, बट ये सारी चीजों को हम लोगों ने सही तरीके से जब सोल्यूशन उनका निकाल दिया तो दे लिटरली थैंक्ड अस दैट इस केस को अगर हम इस तरीके से ट्रीट कर पाए या सोल्यूशन निकाल पाए उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो वो बहुत सेटिस्फाइड था. और उसके बाद उसने जो भी टेस्टिमोनियल तो ठीक है एक पार्ट ऑफ दैट होता है, बट जो 10 जगह वो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि वो हमसे ही हमारे बारे में 10 वर्ड ऑफ माउथ 10 चीजें बता रहे. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड एट मी. एंड वन मोर केस आई वुड टेल यू अबाउट. हिंजेवाड़ी में एक फीमेल थी, तो शी हैज अ प्रॉब्लम दैट वो थोड़े थोड़े टाइम पे उनको बाल नोचने की आदत थी. इट इज अ प्रॉब्लम विच इज अ मेडिकल प्रॉब्लम. वो बालों को स्क्रैच करते रहते हैं, स्कैल्प को स्क्रैच करते रहते हैं. उससे उनको इतना हेयर लॉस हो गया था कि जहां पे उनको पार्टिंग हेयर लाइन होती है वो प्रॉपरली वाइड होकर दिखने लगी थी. प्रॉपर कोई भी स्कैल्प को उनको यहाँ पे बाल को यहाँ पे पार्ट करिए उनके पूरे स्कैल्प को हेयर लॉस दिखाई देता था. तो हम उनकी वो प्रॉब्लम तो मतलब एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके थ्रू उन्होंने सॉल्व कर ली, लेकिन जो उनको हेयर लॉस हो गया था उसको हमने ट्रीट करा विद द हेल्प ऑफ GFC क्लास 2 एंड बायोसेल ट्रीटमेंट ऑफ अस. एंड उससे जब वो उनका प्रॉपर रिजल्ट आ गया देन शी वाज आल्सो थैंकिंग अस अ लॉट. तो अगर मैं भी हूँ, मेरा जी. थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल होता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ वो टाल देता हूँ जी. कि जाने दे बाद में देखेंगे. बिल्कुल. तो हम कब डिसाइड करें कि हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ओके, सो ट्रिगर पॉइंट आपका ये बेसिस पे होना चाहिए, जैसे अगर इसको कोई मैथमेटिकल नंबर्स के बेसिस बताऊं, अगर आपको 20, 25, 30 बाल रोज जा रहे हैं, 40 बाल रोज जा रहे हैं, तो दिस इज फेयरली ओके. लेकिन अगर यही चीज 80, 100 बाल जा रहे हैं तो इट इज नॉट ओके. वो जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो वापस नहीं आने वाले. तो इफ यू आर एबल टू कॉल इट अप कि अगर आप सुबह सो के उठ रहे हो और आपको एक्सेसिवली दिखाई दे रहा है कि आपके तकिए में बाल दिखाई दे रहे हैं, आप नहा रहे हो तो आपको ड्रेनेज में काफी ज्यादा बाल दिखाई दे रहे हैं, दैट कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ कॉल कि आपको हेयर फॉल हो रहा है. तो एक ही सोल्यूशन होता है, आप सबसे पहले या तो इनिशियल बेसिस पे हमारी iGrowth.in वेबसाइट है, वहां पे जाके अपना जो करंट स्टेज ऑफ हेयर लॉस है उसकी बेसिस पे अपने आप को एजुकेट करके आगे प्रोडक्ट लाइन पे कर सकते हो. बट द बेस्ट पार्ट विद अस कि हमारे ऑलरेडी बेसेस हैं पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा में. इन किसी भी नियरेस्ट लोकेशन में आप जाइए, हम क्या करते हैं एक फॉलिकोस्कोप हेयर चेक करते हैं. एक डिवाइस होती है, उसको आपके स्कैल्प में रखा जाएगा, तो वो 1 बाल और 2 बाल के बीच में गैप बता देगा. पूरा स्कैन्ड बेसिस पे हमको पूरा गैप बता देगा. अब जिसका गैप कम तो उसको इनिशियल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट से काम बन जाता है, जिसका गैप ज्यादा तो उसका ज्यादा इंटेंसिव ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. जिसके पूरे चले गए तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर कवर करके हम ट्रांसप्लांट और ये सब टाइप की टेक्निक से बताते हैं. तो जैसा आपका क्वेश्चन था कि कब मेरा ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए कि दैट आई हैव टू गो टू iGraft or any other such solution provider is only when you are crossing your 40 level and up, 40 hair per day. इससे ज्यादा अगर आपको लॉस हो रहा है, that is the trigger point, you can of course take a call about it. और ये जो कंसल्टेशन है जी, वो क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट, ये दोनों फर्स्ट पार्ट में क्यों होता है? मतलब अगर कोई भी रहता है तो उसको कंसल्टेशन कि मैं कैसे कंसल्ट करूँ, अगर ये हेयर क्लीनिंग अच्छा होगा, मुझे कुछ साइड इफेक्ट हुए तो इसमें जब सामने वाला पेशेंट क्या करे? okay. तो कंसल्टेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है दैट आपको कैसे अपने आप को एजुकेट करोगे कि मुझे आज ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और ये ट्रीटमेंट फर्दर फिर से वापस तो नहीं रिक्वायर्ड होगा, क्या फ्यूचर में तो मुझे नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी. ये तीनों चीजों को समझने के लिए आपको कंसल्टेशन लेना पड़ता है. जैसे मैंने बताया कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है. अब हम लोग बात कर रहे हैं तो एजुकेशन इस कंटेंट के बेसिस पे भी हो गई, तो व्हाई नॉट आई कैन एजुकेट यू इंडिविजुअली दैट क्यों ये हेयर लॉस होता है. देखिए इसको थोड़ा मेडिकली समझते हैं. दो आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड इनफ कि हम आपको मेडिकली समझा पाऊं, but I have a good experience while working with 16 member of doctors for working for 4 other location that I can tell you exactly कि exact root cause क्या होता है. Okay, so the root cause of this male pattern hair loss, जिसमें आपके सर का ये portion
ये पोर्शन और ये पोर्शन, हम उसको बोलते हैं फ्रंटल A1, मिडल A2 एंड क्राउन एरिया 3। ये 3 एरिया का आपको हेयर लॉस होता है इज व्हेन यू आर हैविंग अ कंडीशन जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब बालों की जाने की समस्या को एलोपेशिया बोलेंगे। लेकिन ये जब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होती है तो आपको सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही आपको हेयर लॉस की कंडीशन दिखाई देगी। अब इसका मेन रीजन क्या होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। हमारी 13 साल की प्यूबर्टी एज के बाद ये बनना शुरू करता है। फॉर सम रीजन लाइफस्टाइल इशू है या फिर जेनेटिकल इशू है या फिर हेरिडेटरी या फिर आपका न्यूट्रिशन में भी स्मोकिंग या अल्कोहल कुछ भी इशू हो, जिसके कारण से अगर इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल फ्लक्चुएट करता है और वो फ्लक्चुएशन करके इतना पहुंच जाता है आपकी बॉडी में जितनी मात्रा रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा बन जाता है। जैसे आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो ब्लड टेस्ट में एक रेंज आती है यहां से लेकर यहां तक, लो रेंज, हाई रेंज। इफ टेस्टोस्टेरोन क्रॉसेस द हाई रेंज, वो एक्सेस हार्मोन आपकी बॉडी में बन जाता है। अब इसका एक्सेस जो बनेगा उससे कुछ तो, अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे वो ज्यादा आ जाएगा तो डॉक्टर को उसकी बीमारी का सोल्यूशन बताएगा। बॉडी यहाँ पे उसका सोल्यूशन नहीं बताती, क्या करती है, प्रॉब्लम की तरीके से नहीं बताती। ये जो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन बनता है ये हमारी बॉडी में DHT में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये बिल्कुल सेफ है, आपको कोई मेडिकल समस्या नहीं होगी, इसीलिए किसी को बालों के कारण कोई मेडिकली चैलेंज नहीं आ जाता है। अब ये DHT क्या करता है, हमारे जो सिर्फ ये A1, A2 और A3 एरिया है, यहाँ की जड़ों में जाके रूट्स में धीरे धीरे करके कोटिंग करना शुरू कर देता है। ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हैविंग एंड्रोजन रिसेप्टर्स इन दीज रूट्स। यहाँ पे DHT धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। जमा होते होते 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, इतना जमा हो जाता है कि वो उस रूट को चारों तरफ से कवर कर लेता है और न्यूट्रिशन को अलाउ नहीं कर पाता कि आगे जा पाए। तो आप खाना तो अच्छा खा रहे हो, में भी फूड अच्छा खा रहे हो, लेकिन वो रूट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द बैरियर विच इज कॉल्ड DHT। इसको अगर आप देखो, समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि आपने कभी प्लांट लगाया होगा घर में, तो नर्सरी से लेकर आते हैं, वो ब्लैक बैग होता है, देखो उसमें। अब आपने ब्लैक बैग को बिना निकाले सीधे ऐसे करके डाल दिया। अब आप रोज पानी तो डाल रहे हो चारों तरफ, लेकिन वो पानी रूट तक जा ही नहीं रहा बिकॉज उसके चारों तरफ वो ब्लैक बैग है। सो धीरे धीरे आप उसमें क्या देखोगे कि जो रूट प्लांट है उसमें से पहले जो आपके हेयर जो होगा पहले वो थिक से थिन हो जाएगा, थोड़े दिन बाद वो जो लीफ शेड होती है वैसे आपका हेयर फॉल आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका काफी ज्यादा हेयर फॉल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हेयर थिनिंग, जब पूरे बाल चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे बॉल्डनेस। तो ये कॉमन समस्या होती है। जैसे मैंने आपको समझाया तो वो कंसल्टेशन टाइप की चीज मुझे करनी पड़ी, तो ये एजुकेशन ना करता, कंसल्टेशन ना करता तो आपको कभी सोल्यूशन ये प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी। सेम चीज हमारे पेशेंट्स या क्लाइंट्स को भी जब ये प्रॉब्लम होती है, अगर हम वो कंसल्टेशन लेंगे नहीं कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, उनको कितना एडवर्स है, और कंसल्टेशन में जब आप आते हो तो फॉलिकोस्कोप से हम ये गैप्स पता करते हैं, आपके एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर कवर कर कितना होने वाला वो सब पता करते हैं। ये सब चीजें कंसल्टेशन का पार्ट होती हैं, बिकॉज ऑफ विच वो कंसल्टेशन से आपकी कस्टम एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो अभी आपकी है वो हम डायग्नोस कर पाते हैं और तभी राइट ट्रीटमेंट कर पाते हैं। इतने सालों में हम अगर पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो वो तभी आ पा रहे हैं जब वो लोग हमसे मिलके समझ पाए इस चीज को। अगर हम सीधे यही चीज करते कि सब लोग ये शैम्पू लगा लो तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, या सब लोग PRP कर लो तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता है। वो कुछ हर केस का अलग अलग होता है, हर प्रॉब्लम अलग लेवल की होती है, हर थिनिंग लेवल अलग होती है, हर हेयर फॉल लेवल अलग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। सो जब कोई पेशेंट होता है तो कॉमन मिस्टेक क्या करता है एक हेयर क्लिनिक चूज करने में? ओके, तो सबसे पहले तो वो कंसल्टेशन पे कोई नहीं आना चाहता। उन्हें बस ये लगता है यार घर बैठे बैठे मुझे बस इसका सोल्यूशन मिल जाए। अगर मैं भी होऊंगा तो सबसे पहले यही सोचूंगा कि घर बैठे मिल जाए। मैं वही चाहता हूँ। तो घर बैठे बैठे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, देयर इज नथिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, वो गैप्स पता करना, ये पता करना कि आपका लेवल कितना लेवल पे है, तो इसको पता करने के लिए तो एक बार आपको फॉलिकोस्कोप प्रॉपर चेकअप करा के मिलके आना ही पड़ेगा, तभी हम चीज को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है। हाउएवर, अगर आप हमारे क्लिनिक्स या सेटअप से दूर हो, सपोज आप न्यूयॉर्क में हो या फिर आप किसी और कंट्रीज या सिटीज में हो जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस एग्जिस्ट नहीं करते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम आपको वीडियो कंसल्टेशन नाम की चीज होती है। ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता, बट टू सम एक्सटेंट हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेवरदलेस इन सब चीजों का यही मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये पता कर पाना आपकी एग्जैक्ट कंडीशन अभी किस लेवल पे है, अंटिल विच सॉल्यूशंस राइट वे में डायग्नोस नहीं हो पाएगा। और ऑफकोर्स जब वो यही हो जाएगा कि बस ले लो, हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगा। तो हमें हिट एंड ट्रायल को अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन पे जरूर आना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि हाँ हिट एंड ट्रायल करके बस देखना है, देन नथिंग लाइक इट, यू कैन ट्राई विद
ऑनलाइन कंसल्टेशन सच थिंग्स। तो ये जो ट्रीटमेंट होते हैं जी। वो आर्टिफिशियल होते हैं, तो जो नेचुरल हेयर लाइन है तो आई ग्राफ्ट में कैसे इंश्योर करते हैं कि वो नेचुरली रहे, अच्छा, तो आर्टिफिशियल ना लगे? आप ट्रांसप्लांट के बारे में एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हो। हमारा ट्रीटमेंट आप आर्टिफिशियल, हाँ बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, हम ये कोई आर्टिफिशियल हेयर नहीं लगाते। ट्रांसप्लांट को थोड़ा सा समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे जहाँ पे बाल चले गए हैं वो डीएसटी जमा होने के कारण बाल चले गए हैं, लेकिन इन बालों में डीएसटी जमा नहीं होता। साइड के बाल, बैक के बाल, आईब्रोज के बाल, बियर्ड, बॉडी हेयर, यहाँ के बालों में डीएसटी जमा नहीं होता। तो ट्रांसप्लांट में क्या करना होता है, हम इन बालों को ड्रिल आउट करके निकालते हैं और जहां चाहिए वहां लगा देते हैं। जब हम यहां से निकालते हैं तो ऐसा नहीं करते कि बाल को बस कट करके निकालना है, इसको पूरा अपरूट करना पड़ेगा। जैसे आप किसी प्लांट को अपरूट करते हो ना किसी एक पॉट से दूसरे पॉट में लगाने के लिए, सेम तरीके से यहां से हम उसको अपरूट करते हैं, डेबिट करते हैं, एक रूट जहां पे भी चाहिए वहां पे क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये हो गया ट्रांसप्लांट का मतलब। टेक्निकली इट इज अ ट्रांसप्लांट, लाइक हाउ यू डू योर ट्रांसफर, योर बैंक अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, सेम बेसिस पे यहां से निकल के वहां पे जा रहा है। अब हम यहां से अगर ज्यादा निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पीछे कम हो जाएगा फिर। तो ट्रांसप्लांट में यही सब, जब कंसल्टेशन आपने मुझसे पूछा था कि क्या जरूरत है कंसल्टेशन पे आना, तो ये चीज तो ये कि कितना लगाना है, क्या लगाना है, ये सब तो है, ट्रीटमेंट लाइन, गैप, ये सब तो पता करना ही है। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट है तो ये पता करना कि आपके एक्चुअल अमाउंट ऑफ रूट्स कितने डेबिट हो सकते हैं पीछे से, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता करना। बिकॉज यही सोर्स है या यही खजाना है जहां से हमें रूट्स को निकालना है। अब इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने लेवल की कैपेसिटी है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसको लगाना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसप्लांट करा तो हमने यहाँ पे लगाया, तो जो भी हेयर लाइन में हम लोग चीज लगा रहे हैं तो नेचुरल कैसे लगे, तो हमारे पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज आपको एक हेयर लाइन बनाना है तो पहले तो हम हेयर लाइन के कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे अभी आपको जो मेरी हेयर लाइन दिख रही है, लेकिन जो मेरे फादर की आप अगर हेयर लाइन देखो तो काफी पीछे से है, लेकिन शायद वो उनकी एज के साथ सूट कर रही है 70 ईयर्स में, लेकिन वही मेरे होती तो आप सूट नहीं करती बिकॉज आई एम 35-40, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे से सूट करेगी। मीनिंग जो भी हम ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन बनाएंगे वो अभी 40 में भी अच्छी लगनी चाहिए, 30 में भी अच्छी लगनी चाहिए, और वो आपको 70 में भी अच्छी लगनी चाहिए, बिकॉज ये ट्रांसप्लांटेड बाल तो कहीं जा नहीं रहे, परमानेंट हो जाएंगे। तो ट्रांसप्लांट जब परमानेंट हो जाएगा तो हेयर लाइन भी परमानेंट हो जाएगी, और वो मे भी खराब लगे ड्यूरिंग एट एन एल्डर एज। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उनको हेयर लाइन का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बहुत नीचे से हेयर लाइन ना करके एग्जैक्ट वो हेयर लाइन उनको बना के देते हैं जो कि अभी भी अच्छी लगे और लेटर एजेस में भी दिखाई दे। उसके बाद हेयर लाइन जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो हेयर लाइन के बाद हम थोड़े से रैंडम जिग्स एंड जैग्स बनाते हैं। देखिए मेरी हेयर लाइन नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे ट्रांसप्लांट के रिजल्ट देखते हो तो आप क्या देखते हो, लाइन दिखाई दे रही है। तो वो जो लीनियर लेयर लाइन है तो वो तो मैं तो किसी को भी देख के बता सकता हूँ सर आपने ट्रांसप्लांट कराया है, ठीक है। बट आप आईग्राफ के लोगों को इतना नहीं बता पाओगे बिकॉज हम थोड़ा सा यहाँ पे जिग्स और जैग्स, सारे नहीं, सारा जिगजैग नहीं बना देते, कुछ बनाते हैं। फिर उनमें जब यहाँ से रूट्स निकालते हैं, हमारे जो रूट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ग्राफ्ट्स, ये जो ग्राफ्ट होते हैं ये 1 2 3 के कॉम्बिनेशन में आते हैं। मतलब एक ग्राफ्ट में कभी 1 बाल, कभी 2 बाल, कभी 3 बाल आते हैं। तो ये जो एक वाले बाल है उनको ही हम आगे की हेयर लाइन में इंसर्ट करते हैं, जिससे कि वो एक सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ हमको वहां पे लुक देता है। तो कुछ ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम नेचुरल हेयर लाइन को अचीव कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फॉलिकल इम्प्लांट टेक्निक, DFI टेक्निक, जिसके एडवांस सोल्यूशन आते हैं, एडवांस लेवल पे रिजल्ट आता है और नेचुरल लगता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉलिस्कोप चेक है जी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करने से पहले? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये रहेगा, सपोज अगर 3 कंडीशन को बोलते हैं, हेयर फॉल या हेयर थिनिंग, तो इसमें तो ये पता करना बालों के बीच में गैप कितना है। अगर कम गैप है तो ऑफ कोर्स इनिशियल लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर इनिशियल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट लाइक PRP पे आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर गैप बहुत बढ़ गया है देन मे बी GFC क्लास 2 या फिर आपका ये सीरम्स या फिर एडवांस लेवल ऑफ बायोसेल ट्रीटमेंट, ये रिक्वायरमेंट लगे। अगर ये बॉल डोननेस आ गई है जहां पे पूरा खाली हो गया है, तो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर कवर करके लेना है, किस डेंसिटी से कवर करके लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर आप इस ट्रांसप्लांट के बारे में पता करिए, सपोज आप मुझे देखते कि यहां से मेरी हेयर लाइन चल रही है, अभी एग्जिस्टिंग बाल मेरे यहाँ पे आ गए पर ये मेरा पूरा खाली है, तो मुझे यहाँ पे बाल बिठा देने हैं। लेकिन जब बाल ग्रो होके आए, वो ग्रो होके आए सपोज X हेयर पर स्क्वायर सेंटीमीटर डेंसिटी से, और मेरे पीछे की तरफ है Y हेयर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों मैच ही नहीं कर रहे।
यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ट्रांसप्लांट तो हो गया, भर तो गया, लेकिन वो ऐसा भरा कि वो अलग अलग दिख रहा है, अननेचुरल ट्रांसप्लांट। तो हम क्या करते हैं, हम आपकी करंट कंडीशन, आपकी जो पीछे की डेंसिटी होगी वो भी तो देखना या ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, उसको मैच करके अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स कितने हमारे रिक्वायर्ड हैं विद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निक जो हमारी है DFI, उसके साथ हम उसको मैच करते हैं, वो फॉलिकल को हम बिठाते हैं उस डेंसिटी के साथ जो आपके एग्जिस्टिंग बालों के साथ मर्ज कर जाए, उसी को नेचुरल हेयर लुक के या ट्रांसप्लांट के लिए माना जाता है। इसीलिए फॉलिकोस्कोप में शुरू में ये देख लेना कितने स्क्वायर सेंटीमीटर आपको कवर करने, किस डेंसिटी के साथ कवर करने, ये फॉलिकोस्कोप से आपको पता चल जाता है। अभी हम आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। जी तो जो आपका IT बैकग्राउंड था, जी तो आपने इस फील्ड में ट्रांजिशन कैसे किया, और ये जो ROS मार्केटिंग था, इसमें आई ग्राफ्ट को शुरू करने में, इसको बढ़ावा देने में, उससे क्या हेल्प हुई आपको? ओके, सो एक्सक्लूसिवली अगर मैं बताऊं तो मैं IT बेसिस पे हूँ, IT बैकग्राउंड से मेरा पूरा है। मैं ई-कॉमर्स डेवलपमेंट करना या फिर कोई भी ब्रांड स्केल करना, इंडिविजुअल स्केल करना, ये सब चीज़ें मुझे पता होती हैं। मैं रादर उसमें ज़्यादा अच्छी कंसल्टिंग करता हूँ, वो सब चीज़ें मुझे पता होती हैं। तो ये मेरा एक फोर्टे या फिर एक बोल सकता हूँ मेरा प्लस पॉइंट है। तो वाइल डूइंग इट द सेम थिंग इन iGraft इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज वो सेम चीज़ें मुझे यहाँ पे भी सेम तरीके से अप्लाई करनी थी। ROS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड एक चीज़ होती है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि हम जितना एड स्पेंड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उससे जो उनको रेवेन्यू आ रहा है या ROI आ रहा है, वो उस ROS का कितना रेशियो में है। बट ये एक बहुत बेसिक सी मैट्रिक्स होती है, 4x 5x करके आप ये बता देते हो कि आप 25% अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केटिंग में या फिर अपने इस पर्टिकुलर मार्केटिंग वाले एस्पेक्ट में, तो आपको एक 100% का एक आउटकम मिल रहा है। लेकिन 100% का 25% आपका मार्केटिंग में जा रहा है, इसका मतलब आपको 4x ROS मिल रहा है, काइंड ऑफ थिंग। बट ये सिर्फ यही चीज नहीं होती, किसी भी ब्रांड को जब शुरू में वो जब बन रहा होता है, हम उसको ROS के साथ नहीं बात करते हैं, हम उसको एक अलग स्ट्रेटजी के साथ बात करते हैं। बिकॉज इनिशियली व्हेन द ब्रांड स्टार्टेड वर्किंग, उनकी सैलरीज होती हैं, तो जो बाकी का 75% जा रहा है, 25% तो मार्केटिंग में जा रहा है, 75% उनकी सैलरीज, रेंट, 10 अलग अलग चीजें होती हैं। सो वी स्पेसिफिकली फोकस नॉट ऑन ROS मॉडल बट ऑन कंप्लीट नेट ROI बेसिस कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है आफ्टर वी डू दिस थिंग। अदरवाइज आप वो किसी और मेथड के थ्रू चल पाओ। तो विद अस विल इनिशियली स्केल आर इंडिविजुअल ब्रांड नॉट ऑन द ROS बेसिस बट ऑन ROI बेसिस, दैट आपको एंड ROI कितना मिलेगा। एंड लेटर व्हेन द ब्रांड स्केल्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट वी नो दैट ये फिक्स्ड रेट्स हैं, ये सारी चीजें, देन ROS कॉन्सेप्ट में वी कैन कन्वर्ट देयर स्ट्रेटजी। और जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जी, तो आप उनको हेयर रिस्टोरेशन इंडस्ट्री में आने के लिए क्या सलाह देंगे? कोई सलाह नहीं है भाई। आप ना हो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो ऑफ कोर्स वेलकम है। ऑफ कोर्स आई वाज सीइंग इट इन शार्क टैंक वंस। एक एपिसोड अभी शार्क टैंक 4 पे ही आया था। एक आयुर्वेदिक क्लिनिक, नॉट क्लिनिक, एक आयुर्वेदिक ब्रांड था, वो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट सेल करते हैं। शिकाकाई, रीठा एंड ये सब टाइप वाले कुछ शैम्पूज उनके थे एंड ऑल। तो उसमें क्या था, वो सब इंफॉर्मेशन दे रहे थे। बीच में मिस्टर अनुपम ने, जो एक शार्क ने, उनसे ये पूछा कि हेयर फॉल होता क्यों है। तो यू डोंट बिलीव दैट फाउंडर वाज क्लूलेस अबाउट इट, दैट हेयर फॉल क्यों होता है, एंड ही इज सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या है, और आप सोल्यूशन पहले निकाल के स्टैंडर्डाइज बेच रहे हो। यू नो, बिकॉज हमारी दादी वहाँ ये बोलती थी कि ये तेल लगा लो, ये शिकाकाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये जो होम रेमेडीज का ये जो पूरा ग्रे एरिया वाला जो एक पूरा स्फीयर है, उसमें इतने सारे लोग ये सब चीजें करते चले जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि किसी को नया स्टार्ट करना है तो पहले अपना होमवर्क करे, इतने सालों को एक्सपीरियंस करे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्यों होती है, सबकी समझे, एंड देन उसके हिसाब से अपनी राइट सोल्यूशन या प्रोडक्ट्स या सोल्यूशन लेके आए। तो आपके iGraft को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है, और आप और कैसे एक्सपांड करेंगे? Okay, so going global is something which we are looking at in coming years, is something which is what we are focusing in a very stipulated and rather more focused way. Moving on is like adding more treatment line, like we have just started our skin facility within our iGraft facility. हमने अभी just hair के साथ साथ skin को भी start किया हुआ है, and हम इसको पूरा entire wellness model पे लेके जाना चाहेंगे future में. Hair being the niche which we are very good at now, skin we have started again with the same thing that we have
researched good amount of time and what skin product and treatment are good for them, good for an individual. We have researched on them and we finally finalized that the treatment are, delivering the best results. So those formulation, those treatment line which are generalized to every individual is what we started catering in our iGraft facility. Coming down, we are basically making that हमारा future plan यही रहेगा कि हम इसको पूरा wellness में लेके आए. तो बीट अगर आपको वेट लॉस करना है हेल्दी रहते हुए, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे केटर कर सकते हैं. लाइक आई वाज इस पे मैंने पूरा एक प्रॉपर काफी ज्यादा रिसर्च करके काम किया हुआ है. दैट इनिशियली आई वाज 90s and I've crossed 95 and after which I was seeing it that ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को फेस होने वाली है कि I was unable to go for something on 3 to 4 stairs, 3 to 4 3-4 फ्लोर भी नहीं चल पा रहा था. And I was married and then kid was just born. तो इतनी इनिशियल एज में मुझे ये सेम प्रॉब्लम हो गई थी. तो फिर धीरे धीरे वो मैं यहाँ तक अपनी जर्नी को लेके आ पाया हूँ. वेट लॉस एक अलग तरीके से मैंने उसको मेथड को समझा कि ये सेम प्रॉब्लम हो रही थी, हमारी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्बैट करते हुए हमने वो चीज करी. अब वो सेम चीज अगर वो जनरलाइज अगर मैं दूसरे अपने कस्टमर्स को कर पाऊंगा फ्यूचर में, तो वो हम iGraft में स्टार्ट करेंगे और ऐड करेंगे और इसी को ग्लोबली हम लोग ले जाना चाहेंगे. तो सर मैंने भी जब मार्केटिंग एजेंसी चालू की थी जी, तो मैं भी चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ कि मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरा आउटकम है मैंने जो सोचा था वो आउटकम नहीं आ रहा. इस वजह से मन कर नहीं रहा कि ये करता रहूँ या कुछ अलग ट्राई करूँ, ऐसा भी लगता है. तो आप क्या सजेशन देंगे कि शुरू में क्या स्ट्रगल रहते हैं, उससे ओवरकम कैसे करें? तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग इन इनवी. तो इनवी के नाम से हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो जनरली क्या बोलते हैं कि एक बॉटल है, सपोज मैंने जस्ट पिया था पानी, तो सारा सब डिजिटल मार्केटिंग वाले भी जा रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, आखिरी में कुछ बच ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम क्या है, सबको पैसे बन रहे हैं, लेकिन जो एंड में जो ब्रांड या ओनर या फिर जो एक्सक्लूसिव पर्सन होता है उन लोग के वो नहीं बन रहे होते. रीजन बाय कि शुरू में जो हम गलत डिसीजन ले रहे होते हैं ना, वो समझना जरूरी है कि वो डिसीजन आपके लिए सही है कि नहीं. आप सब कुछ नहीं कर सकते जी. आप किसी एक दो चीज के लिए बने हो, तो काइंडली वो चीज को समझना जरूरी होगा दैट व्हाट इज गुड इन यू. इफ सपोज यू हैव स्टार्टेड अ मार्केटिंग एजेंसी एंड दैट एजेंसी व्हाट एग्जैक्टली यू आर गुड एट, do that particular thing while you are interacting with the client or you are interacting with your employees. Ensure that वो चीज जिसके लिए आप अच्छे हो उसी चीज का आप आंसर दो. Say no to many things. Then saying yes हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, no, कभी नहीं कर पाओगे. It is better you say no and at the same point of time you explain them that okay this is what you are good at. Build a very good team. Not big, जब जितनी आप अफोर्ड कर सको, जो टीम जिसको साथ आप मिल के ये चीज कर पाओ कि डेलीगेटेड करते हुए आपकी वर्क को डिजाइन करते हुए वो नेकलेस बन जाए जिसमें एक मोती भी है, एक हीरा भी है, एक एक सी पर्ल भी है, और टोटल मिला के आपका एक नेकलेस बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है. छोटा या बड़ा डजंट मैटर एट द इनिशियल फेज. व्हाट मैटर्स इज कि दैट इज परफेक्ट एंड एवरी वन ऑफ एन इंडिविजुअल इज परफेक्ट फॉर देयर रोल एंड दे आर डूइंग द राइट वे इज गुड इनफ. इफ यू गेट अ क्लाइंट जो कि आपका फोर्टे नहीं है और आपने उठा ले रहे हो कि हाँ ठीक है चलो कर लेंगे, दैट इज वेयर यू डू अ बिगेस्ट मिस्टेक इनिशियली. Right. So ensure that what you are good at, seek your target audience and find the right solution. Then definitely वो चीज़ क्रैक हो जाती है और रिजल्ट देती है. ये मैंने भी शुरू में किया है, सबसे गलती होती है. तो जो इनिशियल एक्सपीरियंस यही चीज़ था कि when we started with iGraft, तो हमें ये सेम प्रॉब्लम थी कि लाइक हम ही जाके समझ रहे हैं, हम ही जाके देख रहे हैं. When we have built a team of big number of doctors, so with their collaborative experience and with their collaborative knowledge, we have created those things कि ये चीज रिजल्ट बेस्ट काम करती है, यही बेस्ट काम करती है, तभी वो फॉर्मुलेशन राइट तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए, अदरवाइज ये हो ही ना पाता कभी भी. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू चूज एट द इनिशियल फेज बाय सेइंग लॉट ऑफ नो एंड सम यस व्हिच यू आर गुड एट. अगर हम कोई स्टार्टअप बना रहे हैं तो ऐसे कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम ब्रांड बना सके और वो लास्ट तक टिके रहे? तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप किस में अच्छे हो इसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा. दैट इज द कोर थिंग आउट ऑफ विच यू बिल्ड द एंटायर स्फीयर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, स्टार्टअप में जो शुरू के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इट इज बेटर यू सी गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट, टेक लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, मीट विद जहाँ पे भी स्टार्टअप के गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे हम अलग अलग लोगों से मिल पाते हैं,
नेटवर्किंग करके आपको ये चीज़ पता चलेगी कि राइट लोगों के साथ मिलके कि जो गलतियां दूसरों ने पहले करी हुई थी वो शायद हम उस चीज़ को ना करें, जस्ट बिकॉज आपको आइडिया पता है, आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज ऑन अ हायर एंड, यही चीज़ नहीं हो पाती, आइडिया सबके पास होता है। तो एग्जीक्यूशन को समझना है कि एग्जीक्यूशन करने के लिए वो लोग होने चाहिए और वो एग्जीक्यूशन कितना ईजी होना चाहिए जो कि आपके आइडिया को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा दे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही बात बोलूंगा कि एग्जीक्यूशन इज द की, वहाँ के लोगों को फाइंड करना और एग्जीक्यूशन किस तरीके से आप करेंगे। तो लॉट ऑफ नेटवर्किंग इज नीडेड एट द इनिशियल फेज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बी इट योर कस्टमर्स, बी इट गैदरिंग, लाइक जो किसी भी स्टार्टअप गैदरिंग्स कई सारी होती हैं, वहाँ पे जाइए, अपने आप का पार्टिसिपेशन कर सकते हो आप कई कई जगह पे। वो सब चीज़ें करके आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आप में क्या कमियां दिख रही हैं, उसको कैसे कवर अप किया। सपोज आप कहीं पे गए जहाँ पे सपोज कोई फंडिंग वाला ही राउंड है, ऐसा कुछ ऐसी है, आपने किया, आपको नहीं मिला, तो यू जस्ट टेक द ओपिनियन और फीडबैक कि मुझे क्यों नहीं मिला, क्या मुझ में हमारा क्या था, क्या फाइनेंशियल्स खराब थे, क्या हमारी प्रोडक्ट खराब है, क्या हमारी सर्विसेज खराब है, क्या चीज़ सही नहीं, उस पर काम करना है। तो मेरा कहना है इनिशियली जितना ज़्यादा आप लर्न करने के लिए अपने उसमें रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। विदाउट लर्निंग एंड कार्विंग योरसेल्फ फर्दर, वो बड़ा ब्रांड की तरीके से नहीं जा पाते हम लोग। तो अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं जी, एक स्टार्टअप चालू करने के लिए, फंड रेज करने के लिए, एक स्टार्टअप को ब्रांड कैसे बनाए, उस तक जर्नी कैसे ले जाए, हमारे पॉडकास्ट से भी कुछ लोग सीख सकते हैं। तो 10 इयर्स बैक आपके पास ये तो कुछ भी नहीं था जी, तब, लोग भी इतने एजुकेटेड नहीं थे, जी। कैसे स्टार्ट करे कुछ नहीं था। तो आपने स्टार्ट कैसे किया, उसके पीछे आपका एग्जीक्यूट, आपने आपके आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जी। और इसको एक ब्रांड कैसे बनाया? ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि 10 साल पहले सहसाब ने बोला सच में ऐसा था। इंटरनेट बिल्कुल ही जीरो नहीं था, ऐसा नहीं था। वी वर नॉट इन आयरन एज और आइस एज वाली सिचुएशन में नहीं थे। हम लोग के पास अवेलेबिलिटी इंटरनेट की तो थी, आप गूगल सर्च करके चीज़ें पता कर सकते थे। बीइंग फ्रॉम एन आईटी मुझे थोड़ा सा ये एक एज मिल गया था कि मुझे थोड़े से ट्रेंड्स पता रहते थे, कीवर्ड्स क्या लोग सर्च कर रहे हैं, डिमांड किस चीज़ की हो रही है, ये सब चीज़ें पता थी। जो नहीं था वो ये था कि अवेयरनेस कैसे क्लाइंट्स को दें, अपने लोगों को कैसे दें, वो प्रॉब्लम थी। तो वी स्टार्टेड यूजिंग मोर ऑफ सोशल मीडिया, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल था। उस टाइम पे आई थिंक फेसबुक सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो फेसबुक को सबसे ज़्यादा हम लोगों ने यूटिलाइज किया था बाई गिविंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कस्टमर्स अक्रॉस ग्लोब, जहाँ पे उनको हेयर लॉस अगर प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ कर पाएँ। एक दो चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी सी और भी करी हुई थी। हम लोगों ने शुरू में कॉर्पोरेट इवेंट्स करे हुए थे। तो हम किसी भी आईटी कंपनी या जो भी बड़ी कंपनीज होती है तो उनमें जाते थे और एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्लाइंट्स को रखते थे कि अपने कि जो जो इनको इससे रिलेट कर पा रहे हो वो हमारे पास आ जाएं और बात करके आगे फर्दर कर लें। तो शोरूम में थोड़े हम लोगों ने यही सब चीज़ें करी हुई थी। धीरे धीरे वो बन गया, अपने आप ही से बन गया। द प्रॉब्लम वॉज कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोगों को तुरंत ही रिलेट होना कि हाँ यार मुझे भी हेयर फॉल हो रहा है, हाँ मुझे भी हेयर थिनिंग हो रही है। तो वो सोल्यूशन ईजिली एक्सेप्टेबल हो गया। बेस्ट पार्ट क्या था, सोल्यूशन हम लोगों ने अच्छा बना लिया था तो वो फिट हो गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट हो गया। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट हमको तुरंत ही मिल गया पहले उसमें ही। तो आप जो ये आपके प्रोडक्ट्स बनाते, तो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी से मैन्युफैक्चरर से तो मैन्युफैक्चर तो ये बाहर से ही होते हैं अभी के टाइम पे, लेकिन फॉर्मुलेशन हमारी तरफ से ही रहता है कि हमको यही स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स के साथ करना है। जैसे एग्जांपल दूं तो जो बायोटिन सप्लीमेंट टैबलेट्स होते हैं, इसके सारे प्रोडक्ट्स का जो सोर्सेज होता है वो हम लोग उनको बोलते हैं कि इंटरनेशनली सोर्स करो, जिनके प्रॉपर स्टैम्प्ड और सर्टिफिकेशन होते हैं। हम इंडियन सोर्स रॉ मटेरियल नहीं यूज करते, सब बाहर से मंगवाते हैं, फिर उसको इंपोर्ट करने के बाद ही फर्दर फॉर्मुलेशन कर पाते हैं, जिससे जो उसकी क्वालिटी एनरिचमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और ऑफकोर्स तभी रिजल्ट भी हमको आता है। तो आपने जैसे बताया कि आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स, तो हमारे पास ऐसी कौन सी कमी है कि हम हमारे रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल नहीं करते या लैक ऑफ प्योरिटी होती है? बस वही वाली बात है। इट्स जस्ट दैट कि प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी ऑफ कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने जाएंगे, अभी तो अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी हो भी गई है, लेकिन क्या है कि उसकी वैलिडेशन भी नहीं हो पाता कि वेदर इट इज प्योर और नो। वो तो लिख के दे रहे हैं, हमारे सारे सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो जो सैंपल जो आपको दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। उन्होंने तो जो सैंपल लैब में भेजा था वो बेस्ट था, उसका सर्टिफिकेशन ले लिया। हाँ। लेकिन अब जो आपको दे रहे हैं वो कैसे पता करोगे कि ये सर्टिफाइड है कि नहीं? वो तो सर्टिफिकेशन देंगे, हाँ हमारा ये सर्टिफाइड है, वो सर्टिफाइड है, एक्स और वाई सब कुछ दे देंगे। प्रॉब्लम इन इंडिया, जो भी ब्रांड्स में हम लोगों ने वेंडर्स के साथ बात करी,
यही प्रॉब्लम थी कि जो रॉ मटेरियल था उसका सर्टिफिकेशन हम लोग पहले जब बेचते थे लैब में, वो अप टू द मार्क उस तरीके से नहीं निकला, तो मेरा थोड़ा ट्रस्ट उस पर नहीं था. दैट इज वाई वी हैव एक्सक्लूसिवली इम्पोर्टेड इट विद राइट टॉप नॉच वेंडर्स जो अक्रॉस ग्लोब रहते हैं, उधर से मंगा के फाइनली उसको सोर्स करके पहले उसको टेस्ट करके फिर फर्दर हम अपने बैचेस को मैन्युफैक्चर करवाते हैं. जो हमने प्योरिटी की बात की, तो हमारे यंग जनरेशन में ये भी सवाल आता है हेयर लॉस को लेके, जो हम प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं, क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से भी ये पाया गया है, मतलब एक्सपीरियंस ऐसे है कि हेयर लॉस भी होता है. जी. तो इज इट पॉसिबल? प्रोटीन पाउडर नो, बिल्कुल नहीं. ये तो बल्कि रादर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपका बॉडी वेट है, सपोज आप वे करते हो अराउंड 75-80, जो भी आपका 80 फॉर एग्जांपल, तो 80 kg मल्टीप्लाइड बाई से मतलब 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेफिनेटली रोज कंज्यूम करना चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट. दिस इज द की सिमेट्री लाइन. इफ यू आर वर्किंग आउट, उसको 1.4 टाइम्स मतलब तक भी आप लेके जा सकते हो, बट देन 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको करना चाहिए. अब आपके पास 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए इंडियन डाइट में कुछ ऑप्शन ही नहीं है. एक एग 5 ग्राम प्रोटीन देता है, फुल एग टेकिंग रॉ, कुछ कुक करके नहीं. तो देन इन दैट केस वो तो कंज्यूम करना 80 ग्राम के लिए आपको कितने खाने पड़ेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 5. तो ये तो पॉसिबल है नहीं किसी के लिए इतने सारे अंडों को कंज्यूम करना. तो ऑफकोर्स ये बात है, इजीएस्ट सोल्यूशन जो मिला हुआ है दैट इज वे. इट इज अ प्लस पॉइंट कि आप उसको रॉ में जो भी आपको बेस्ट वे इंटरनेट रिसर्च करके जिसके राइट अब आप देख लो, उसमें जो भी रिव्यूज देखो, वो एक अलग लाइन ऑफ टॉपिक है काफी सारा जिस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन करके जो फर्दर व्यू और फाइनल बनाते हैं, जो भी आपको सही लगता है उस वे को एक स्कूप में 25 ग्राम तुरंत ले सकते हो. तो एक बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर डे और मे बी योर वर्कआउट और आफ्टर द वर्कआउट आप एक करके एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले सकते हो. बाकी दिन भर में आप अपना नॉन वेजिटेरियन में कुछ खा के एग्स यूज करके कंज्यूम करके भी अपने आप को बैलेंस डाइट की बेसिस पे उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन वे कर सकते हो. लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो जो बाल बन रहे हैं केराटिन सिंथेसिस से, वो प्रोटीन से ही बन रहे हैं. तो आप तो रॉ मटेरियल ही नहीं आने दे रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो. और उतना बड़ा मिथ और है कि अगर आप ये करोगे तो हेयर फॉल हो जाएगा. ये तो उल्टा मिथ है. तो हम रोक रहे हैं. हेयर फॉल को रोकना का सोल्यूशन रादर वो हो सकता है कि आप राइट प्रोटीन यूज करोगे, और हम ये सोचते हैं कि उसके कारण से हमको हेयर फॉल हो रहा होता है. तो ये कंप्लीट मिथ है. इंडियंस में मिसकंसेप्शन ये है कि प्रोटीन सिर्फ जो वर्कआउट करते हैं उनको खाना चाहिए. हमारे डेली रूटीन में भी इतना प्रोटीन इंटेक भी नहीं होता. तो इसमें भी लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो देखते हैं कि तू तो प्रोटीन खा रहा है, तू तो स्टेरॉइड्स ले रहा है, मतलब कंपेयर करते हैं प्रोटीन को स्टेरॉइड्स से. तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे प्रोटीन को लेके? अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन खाओ, स्टीरॉइड खा रहे हो तो स्टीरॉइड्स खाओ. ये वाली बात अलग अलग चीज़ें डिफरेंट है. प्रोटीन स्टीरॉइड नहीं होता है. प्रोटीन एक हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हमको कंज्यूम करना चाहिए फॉर आवर बेटरमेंट. एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो हेयर लॉस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं? ओके, सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या बॉल्डनेस किसी भी एक स्टेज में हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है और आप किस लेवल पे हो. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कैंसर का लेवल होता है, अरे सर आप लास्ट स्टेज में हैं. ठीक है, तो आप किस स्टेज में हो ये पता करना आपकी हेयर की प्रॉब्लम में बहुत जरूरी है आपको. नंबर 2, उसको आप पता कैसे करोगे? नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट है आप उसके पास जाइए. आप ये चीज समझिए कि एग्जैक्टली आप किस स्टेज में आ रहे हैं, तभी सोल्यूशन लीजिए. अपने हिसाब से टाइम और पैसा दोनों वेस्ट मत करिए कि हाँ ठीक है चलो ये रील देख रहे हैं, एक ट्रीटमेंट आया, पीआरपी कर रहे हो कुछ वहां पे, और आपने क्या बोला कि चलो पीआरपी के लिए डॉक्टर के जहाँ कॉल किया, आपके यहाँ पीआरपी है, हाँ मैं आ रहे हैं. नहीं, पहले समझिए तो पीआरपी आपके लिए जरूरत है कि नहीं है. सिमिलरली कई सारे लोग ट्रांसप्लांट में काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, ये फाइनल सोल्यूशन होता है. पर क्या मुझे ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी? नहीं. जो लोग पूरे गंजे हो चुके हैं, जिनकी बॉल्डनेस आ रही है या कुछ हेयरलाइन गई हुई है, ओनली ऑन दोज लेवल ओनली हेयर ट्रांसप्लांट की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है. ठीक है, तो आपका लेवल ऑफ क्या है उसकी बेसिस पे ही आपको राइट फाइनल सोल्यूशन हो, ये सब चीजें देखनी चाहिए. लेवल ऑफ हेयर फॉल, हेयर लॉस, एंड ये आपको क्यों हो रहा है. ये दो की चीजों पे बिना कंसल्टेशन लिए आप आगे टाइम पैसा अपना वेस्ट मत करो. सब वेस्ट ही होगा. हो सकता है आपको ट्रीटमेंट से वो जो भी आपने किया हो ऑनलाइन देख के कुछ रिजल्ट मिल जाए, तो आप क्या करोगे? 10 लोगों को और बोलोगे, उनको खराब कर दोगे. तो गलत इन्फॉर्मेशन देना उससे ज्यादा भी है, इससे ज्यादा आधी इन्फॉर्मेशन ना रखो. पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ले लो,
क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन है, उसके बाद ही उस पर राइट सोल्यूशन निकालिए एंड ऑफ कोर्स इस तरीके सबको एजुकेट करिए। थैंक यू सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे ऑडियंस है वो भी एजुकेट हो गई, जी। ॲज वेल ॲज मी बी एज्युकेट हो गया। ओके प्रणव, थँक्यू। येस, तर मित्रांनो अशाच अजून एका पॉडकास्टमध्ये आपण सरांशी जोडले जाणारच आहोत। तर पॉडकास्टला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि तसंच आयग्राफचे प्रोडक्ट्स हे नक्की यूज करा। भेटूयात नवीन पॉडकास्टमध्ये।